नमस्कार। सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त जो बात करेंगे जोशीमठ में किस तरीके से ये होटल जो है उसे तोड़ने का जो काम है वो शुरू हो चुका है और लगातार वहाँ से जिस तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा था, मुआवजे को लेकर कई बातें चल रही थी, वहाँ पर अब होटल मलारी इन की जो सड़क है उसको बंद कर दिया गया, उसे तोड़ने का काम जारी है। खतरनाक पाए गए थे, जोशीमठ में जिन मकानों को खराब एक तरह से खतरनाक करार दिया गया था, उन्हें ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। शुरुआत होटल मलारी इन से हुई है। ये बगल के माउंट व्यू होटल पर लगभग झुक गया था क्योंकि इसकी बुनियाद खिसक गई थी और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद इसके जो मालिक है ठाकुर सिंह राणा, उनकी प्रशासन से बात हुई। उन्हें प्रशासन मना पाया कि इस होटल को गिराना ज़रूरी है क्योंकि ये आसपास के और घरों के लिए ख़तरा बन गया है, बगल के होटल के लिए भी ख़तरा बना है। हालांकि बगल के होटल को भी गिराया जाएगा और ये पूरा काम जो है वो मैनुअली होगा, यानी हाथों से होगा। जो कटर हैं वो इसके लिए बुलाए गए हैं, हथौड़ी से ये काम किया जाएगा, बड़ी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होगा। हालांकि क्रेन्स वहाँ लाई गई हैं एहतियात के तौर पर और ये कोशिश होगी कि सारा मकान जो है उसको ऊपर से तोड़ना शुरू किया जाए, इस होटल को, और नीचे फिर एक एक कर मलबा निकाला जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी हैं। सौरभ, इस वक्त क्या स्थिति है वहाँ? देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए क्रेन से अभी जो जनरेटर था उसको हटाया गया है, उसको टक करके, और प्रशासनिक अमला इतना ज़्यादा है कि तस्वीरें भी दिखा पाना थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि इतना ये गंभीर मसला बन गया है। और आपको नज़र आएगा जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो अंदर अब जा चुकी हैं, साथ में उनके जो मजदूर हैं क्योंकि वो सुपरवाइज करेंगे, और सीबीआरआई की टीम है वो देखिए आपको नजर आएंगे अंदर जाते हुए, मलारी होटल के अंदर जाते हुए हेलमेट लगा करके। सीबीआरआई के वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं जो अंदर पहुंचे हैं और डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है। जो मोटा सामान था वो ऑलरेडी हटाया जा चुका है, जनरेटर था उसको हटा लिया गया है, जो बिजली की कनेक्शन है वो पहले से ही काट दी गई थी, और जो पोल और जो तार लगे थे उनको भी हटा लिया गया है। तो ये तस्वीरें जो है हम सीधे आपको दिखा रहे हैं होटल मलारी इनके बाहर से, जहां पर ये डिसमेंटलिंग का काम शुरू किया गया है। और ठाकुर सिंह राणा जो इस होटल के मालिक हैं वो अपने पूरे परिवार और कुछ सगे संबंधियों के साथ मंगलवार से ही धरने पर बैठे हुए थे इस मांग को लेकर के कि जो मुआवजा उनको ऑफर किया गया है वो ऊंट के मुंह में जीरा है, वो स्वीकार्य नहीं है उन्हें, वो काफ़ी कम है। जिसके बाद 2 दिनों तक सरकार के साथ बातचीत चलती रही और आज उन्होंने आखिरकार दोपहर में सीएम के जाते ही हामी भर दी है। उनका कहना है कि उन्होंने जोशीमठ के हित में यह फैसला लिया है। अब जैसा कि सुशील आपने बताया, देखिए ये देखिए आपको जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर नजर आएगा, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है वो होटल माउंट व्यू है, और ये जो होटल मलारी इन है वो माउंट व्यू के ऊपर झुक गया है। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो यूं टेढ़ा हो गया है, 60 डिग्री टिल्ट हो गया है। तो इसीलिए प्रशासन को सबसे बड़ी तकलीफ समस्या यही थी कि अगर खुदा ना खास्ता बारिश हुई और बर्फबारी हुई, बिजली भी कड़की, वाइब्रेशन भी हुई, तो ये होटल कभी भी गिर सकता है और आसपास तमाम जो इसके ज़मीनें हैं, जो घर हैं, उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए इसका ध्वस्तीकरण, इसका जो डिसमेंटलिंग है, तोड़ने की प्रक्रिया है, उसको जल्द से जल्द शुरू कराना था, जो अब शुरू हो गई है। तो काफ़ी राहत की सांस प्रशासन ले रहा है। लेकिन जोशीमठ में तापमान कम होता जा रहा है, बादल बढ़ते जा रहे हैं पहाड़ों में। हमने जैसे बताया कि अब देखिए दाहिने तरफ भी देखिए पूरा बादल यहाँ पर पहाड़ पर आ चुका है, और ऊपर पहाड़ पे कल देर रात बर्फबारी भी हुई है। और यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि अगले 2 दिनों में या आज रात ही अगर ये बादल और नीचे आए तो यहाँ पर भी बारिश, और बारिश के बाद बर्फबारी हो सकती है। तो अब ये काफ़ी मशक्कत भरा रहेगा। आप देखिए 7 दिन का वक्त सीबीआरआई ने बताया है कि इस पूरे होटल को डिसमेंटल करने में लगेगा, क्योंकि हमने देखा है कि आपको याद हो जब होटल में जिस तरीके, माफ़ कीजिएगा, जो नोएडा में बिल्डिंग को जमींदोज किया गया था, सुपरटेक की इमारत, तो उसमें ब्लास्ट किया गया था। पर अगर यहाँ ब्लास्ट किया तो आसपास कंपन पैदा होकर जो भू धसाव की समस्या है वो और विकराल हो जाएगी। बुलडोजर चलाया तो अचानक से डेब्री, बहुत बड़ा चंक है वो नीचे अगल बगल गिर सकता है, जिससे आसपास के जो भवन है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए सबसे बेहतरीन और सबसे बेहतर तरीका रहेगा कि उसको मैनुअली
यानी छेनी हथौड़े से, कटर से धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से तोड़ा जाए। तो उसकी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। मुआवजा कितना अभी तक तय हुआ है होटल मालिकों और सरकार के बीच में, इसका खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि होटल के मालिक थे वो जो पीपल कोठी जगह है यहाँ से लगभग 1 घंटे दूर, वहाँ जमीन मांग रहे थे। तो अभी क्या तय हुआ ये नहीं बताया। ठाकुर सिंह राणा अभी वहाँ पर हैं, वो भी सुपरवाइज कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं पूरी तरीके से प्रशासन का। तो गतिरोध खत्म हुआ है, डिसमेंटलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन हालात जस के तस, दरारें बढ़ती जा रही हैं। राहत बचाव कार्य जारी है। 1.5 लाख रुपए आज शाम तक सरकार ने बोला है कि खातों में आ जाएंगे। जो 731 परिवार हैं जिनको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, उनके अभी तक नहीं आए हैं। और जब तक पैसे नहीं आते तब तक जो लोग हैं उनकी सांसें ऊपर नीचे हैं। घर बार तो शायद बन जाएगा, लेकिन जो यादें, जो मेहनत लगी उन घरों में को बनाने के लिए, वो उनसे निकलना काफ़ी मुश्किल है। जो लोग अपना घर खाली कर रहे हैं, और ये तो होटल मालिक हैं, ये थोड़े से ज़्यादा बेटर हैं, वेल ऑफ हैं फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर, लेकिन यहाँ गरीब मजदूरों के घर हैं जिनके पास रात के भोजन का ठिकाना नहीं है, तो उनके लिए समस्या और भी ज़्यादा बढ़ी है। तो फिलहाल ये डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है। जो क्रेन से जो बड़ा मोटा सामान है, जनरेटर है या दरवाजे जो अभी तोड़ दिए गए हैं, दरवाजों को हटाया जा रहा है। क्रेन और यहाँ पर ट्रक भी लगाए गए हैं ताकि जो डबरी है उसको तुरंत की तुरंत लेके जाया जाए। आसपास के जो घर हैं उनको खाली करा लिया गया है एहतियात के तौर पर, कि बड़ा अगर कोई पत्थर गिरे या बड़ा कोई चंक नीचे आ जाए, उससे जान की कोई हानि ना हो, लोगों को चोट ना लग जाए। तो अब ये 1 हफ्ते तक ये प्रक्रिया जो डिसमेंटलिंग की है वो, सुशील जी, चलती रहेगी। सुशील जी, लगातार आप भी इस खबर पर बने हुए हैं, आप भी इस पर नजर रख रहे हैं, लेकिन एक जो सवाल बार बार आ रहा है कि ये जो अभी खतरे में घर हैं उनको तो हटाने के लिए कवायद शुरू हो गई है, लेकिन दोबारा जब पुनर्वास का कुछ प्लान बनेगा तो जोशीमठ में क्या एक नई पॉलिसी की आवश्यकता है? कितने लोगों को वहां पर बसाया जाए? क्योंकि एक्सपर्ट्स बार बार ये कह रहे हैं कि जो थ्रेशोल्ड है, शायद जो सीमा है इन पहाड़ों की, क्षमता जो है इस तरह के अनप्लान कंस्ट्रक्शन को और लोगों को झेलने की, वो बिल्कुल खत्म हो गई। जी, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ हमने वहाँ बना दिया है निर्माण के तौर पर। और अब जो भी इसके बाद काम शुरू हो, हालांकि अभी कितने मकान गिराए जाएंगे, कई मकानों में 731 मकानों में दरार है, ये अभी पता नहीं, लेकिन जैसा कि बता रहे थे मौसम वहाँ ख़राब हो गया। बीती रात ही औली में बर्फ़ पड़ी, जोशीमठ में बारिश हुई है, और वहाँ मौसम एक दिन में 4 मौसम, ऋतंभरा भी कहा जाता है जोशीमठ को। आप एक दिन में 4 मौसम वहाँ महसूस कर सकते हैं। सुबह हो सकता है अच्छी धूप हो, उसके बाद दोपहर में बारिश हो, बर्फबारी भी हो सकती है, फिर उसके बाद ज़बरदस्त ठंड हो जाए और मौसम सुहाना हो जाए। तो इतना खूबसूरत ये इलाका है, लेकिन यहाँ इस वक्त पानी एक बड़ी समस्या बन सकता है। तो अगर पानी आता है तो जो सीपेज होगा ज़मीन में, वो उन मकानों को और ज़्यादा खतरनाक बना देगा जिनमें दरारें आ चुकी हैं। तो इसलिए कोई भी आगे काम शुरू हो, आज हो, 1 महीने 6 महीने बाद हो, उसमें एक मास्टर प्लान बनना चाहिए कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, और उसी हिसाब से ये निर्माण काम भी होने चाहिए, और उसके अलावा सड़कें बनाने का काम और आसपास जो बड़ी परियोजनाएं हैं उनका काम भी। सौरभ के पास वापस चलते हैं। सौरभ इस वक्त हमें लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सौरभ, आपके पास कुछ जानकारी है? आपके वहां पर अभी जो काम शुरू हुआ है, कुछ दिखा रहे हैं आप? RF and STRF, they are on the spot, and Thakur Singh Rana, who is owner of this hotel, has agreed with administration over an amount of compensation. We don't know how much he has agreed upon, but he has agreed, and as soon as he said yes for dismantling, the teams were ready. They have come in now. That you can see officials and workers of NDRF and state disaster are also there, and the इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ जो है हमारे सहयोगी चैनल NDTV पर बता रहे हैं किस तरीके के आप वहां पर हालात हैं। पर सुशील जी, आप इसको भी लगातार देख रहे हैं, ये बहुत बारीक काम है, बहुत ज़्यादा इसमें जो एक्सपर्टीज है, प्रिसिशन है, वो चाहिए इस तरह की तोड़फोड़ के लिए भी, डिमोलिशन के लिए भी। जी, मुझे जानकारी मिली थी कि नोएडा में जो ट्विन टावर गिराए गए थे, उन लोगों की इसमें मदद ली गई है इनको गिराने के लिए, ताकि किसी तरह की आसपास कोलेटरल डैमेज ना हो, आसपास के भवनों को नुकसान ना हो। लेकिन नोएडा में आपने धमाकों का इस्तेमाल किया, यहाँ आप वो नहीं कर सकते, इसलिए आपको हथौड़ी और छेनी लेकर के ऊपर जाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। जो लोग अंदर तोड़ेंगे उनके लिए भी खतरा है।
हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि किसी भी तरह की तेज़ बारिश से पहले ये काम पूरा हो जाए, क्योंकि तेज़ बारिश इसके नीचे की बुनियाद की मिट्टी जो है उसको और धंसा देगी और उससे और ख़तरनाक होगा। तो बारिश इस समय एक बहुत बड़ा संकट है और पश्चिमी विक्षोभ, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसका समय अब आ चुका है और इसी से सर्दियों में पहाड़ों में बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है। हमने देखा जम्मू कश्मीर में भी बर्फीला तूफान आया, औली में भी, और आसपास की उत्तराखंड की, हिमाचल की पहाड़ियों में भी बर्फबारी शुरू हो गई है कल से। तो मौसम अब बदल रहा है। इससे पहले कि मौसम बड़ी करवट ले, हमें इन कामों को तो करना ही पड़ेगा जो खतरनाक हो चुके मकान हैं। और इसके बाद क्या होगा, मास्टर प्लान क्या बनेगा, जो सरकार मुआवजा देगी उससे ज़िंदगी भर की कमाई की भरपाई तो नहीं की जा सकती किसी भी हाल में। और एक और ख़ास बात मैं आपको बताऊं अंकित यहाँ पे, कि ये जोशीमठ जो है ये उन लोगों का पहला शहर है, पहला कस्बा है जो यहाँ से आगे चीन की सीमा की ओर जाने वाले गाँव में रहते हैं। सैकड़ों गाँव हैं, यहीं से आपका माणा बॉर्डर का रास्ता निकलता है, यहीं से आपका नीति बॉर्डर का रास्ता निकलता है। दोनों बहुत बड़ी विशाल घाटियां हैं जिनके अंदर कई और घाटियां निकलती हैं और भारतीय सेना का भी ये बेस है एक तरह से चीन की सीमा की तरफ जाने के लिए। आईटीबीपी की बाकायदा यहाँ पर एक टीम, बटालियन हमेशा तैनात रहती है, तो सामरिक लिहाज से बहुत अहम है। और जोशीमठ में जो सैकड़ों घर हैं वो उन गाँव के लोगों के हैं जो सीमांत इलाकों में रहते हैं। उन लोगों ने बड़ी मेहनत से, जिंदगी भर की मेहनत से, गाढ़ी कमाई से ये मकान बनाए थे। तो अब उनके लिए बहुत बड़ा संकट है कि उन लोगों को कैसे पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो हमारी सीमा के पहले प्रहरी हैं, वो हमारी सीमा पर हैं, तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारे सैनिकों के साथ वो खड़े होकर के और ताकत बढ़ाते हैं हमारे देश की, तो उनकी भी चिंता की जानी चाहिए। वो लोग हैं जिनके मकान अधिकतर तोड़े जा रहे हैं। मलारी इसी चीन की सीमा में जाने वाला एक गांव है, बड़ा गांव है, और इसके आगे आपको जाने नहीं दिया जाता, उसके आगे जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है। तो मलारी एक बहुत बड़ा खूबसूरत गांव है, उसी गांव के बाशिंदे हैं ठाकुर सिंह राणा। उसी गांव पर उन्होंने अपने होटल का नाम रखा, लेकिन उन्हें क्या पता रहा होगा और किसी को क्या पता रहा होगा कि इस तरह से ये होटल एक दिन उनकी आंखों के सामने ही गिराया जाएगा। बिल्कुल, और ये लोगों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि घर बनाना सिर्फ एक पैसे का या आपके जो सामर्थ्य है सिर्फ उसी की कहानी नहीं है। लोगों के बड़े सपनों की, सबका एक पूरे जिंदगी का लोगों का परिश्रम होता है कि घर उनका खुद का बन पाए। और ऐसे में हमने कई सारी रिपोर्ट्स भी देखी कि किस तरीके से लोग इमोशनल अटैचमेंट, वहां से खतरे में रहने के बावजूद भी छोड़कर जा नहीं पा रहे हैं। और इसकी भरपाई करना शायद सरकार के किसी भी मुआवजे के लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन जोशीमठ की ये स्थिति हुई क्यों, क्या क्या यहां पर किस तरीके से बिल्कुल अनप्लान तरीके से कंस्ट्रक्शन होने दिया गया, साथ में बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें कितनी वायबिलिटी जो है, इकोलॉजिकल वायबिलिटी है, उसको कितना देखा गया, ये सब बड़े सवाल हैं। कोशिश करते हैं, दोबारा चलेंगे सौरभ के पास। अगर सौरभ हमारे साथ हमें सुन पा रहे हो तो उनके पास दोबारा चलेंगे और देखने समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त वहां पर और क्या हो रहा है। काफी तादाद में हम देख पा रहे हैं कि प्रशासन जो है, पुलिस और बाकी जो प्रशासनिक अमला है, वो भारी मात्रा में, बड़ी मात्रा में वहां पर तैनात उनको किया गया है। लेकिन सुशील जी, जैसे हम ये तस्वीरें अभी देख पा रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि देखिए ये जिस तरीके से जो बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर बार बार उंगली उठाई जा रही है, ऐसा नहीं है कि उन्हें बिना सोचे समझे वहां पर लिया गया है और उनका काम चल रहा है। उसके लिए काफी तैयारी होती है, काफी स्टडीज होती हैं। तो क्या कहीं ना कहीं जो उंगली उठाई जा रही है सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स पर, बाकी एस्पेक्ट्स को ना देखकर, वो भी एक समस्या है इस पूरी कहानी में? देखिए, जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें कई एस्पेक्ट्स हैं। ये बड़े परियोजनाओं की अकेली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये अर्थक्वेक प्रोन जोन है, हमेशा नीचे भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं, और जब भूकंपीय गतिविधियां होंगी तो ज़मीन हिलेगी। उसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक लैंडस्लाइड डिपॉजिट है। पूरा जोशीमठ औली एक लैंडस्लाइड डिपॉजिट है, जो जियोलॉजिकल पास्ट में आज से हजारों साल पहले कोई लैंडस्लाइड आया होगा, उसके स्टेबल होने से बना। तो लैंड स्टेबल हुआ तो उस पर बसावट हुई, लेकिन उस बसावट की एक कैरिंग कैपेसिटी है। आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो दरकना शुरू होगा। तो ये एक तरह का स्लाइडिंग जोन है, जहाँ ज़मीन एक तरह से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से खिसक रही है। वहाँ आप इस तरह के बहुत बड़े निर्माण नहीं कर सकते। तो पहले तो सरकार को मास्टर प्लान बनाने चाहिए कि वो लोगों को बसाए, देखे कि ज़मीन जहाँ मकान बन रहा है वो हार्ड रॉक है या नहीं। पुराने लोग जो मकान बनाते थे वो अपने घरों को हार्ड रॉक पर बनाते थे। वो गाँव में आपने देखा होगा, पहाड़ों में दूर दराज घर रहते हैं। वो क्यों होते हैं, सारे नीचे क्यों नहीं होते एक ही जगह पर? क्योंकि वो लोग ये देखते थे कि कहाँ हार्ड रॉक है वहां पर वो मकान बनाए, ताकि वो हमेशा के लिए टिकाऊ हो। अब हम
यहाँ वहाँ जमीन खरीद के खेतों को बेचकर, जहाँ सिर्फ खेती होनी चाहिए वहां भी हम बेच करके मकान बनाने लगे हैं, ये देखे बगैर कि जमीन वहां स्टेबल है या नहीं। खेती वहां हो सकती है लेकिन वहां मकान नहीं बन सकते, कॉटेज नहीं बन सकती। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये एक सब्सिडेंस जोन है, यहाँ पर पानी की सीपेज है, नेचुरल वाटर की सीपेज है। और फिर बड़ी परियोजनाओं में एक सवाल ये उठता है कि आज से करीब 13 साल पहले 2009 में एक जो टनल बोरिंग मशीन थी, उसने यहाँ जोशीमठ के और औली के ठीक नीचे 3 किलोमीटर अंदर, करीब जमीन से 1000 मीटर नीचे, एक अंडर वाटर एक्वीफर को छेड़ दिया, उसको पंक्चर कर दिया और लाखों गैलन पानी महीनों बहता रहा। और जब आपको मालूम है कि एक गुब्बारा अगर उसके अंदर पानी भरा है, अगर आप उसको पंक्चर करेंगे तो गुब्बारा क्या होगा, स्क्वीज कर जाएगा। जमीन के साथ वही है, चाहे वो दिल्ली की जमीन क्यों ना हो। जकार्ता अपनी राजधानी, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता बदलने जा रहा है, क्योंकि जकार्ता के अंदर पानी निकाला जा चुका है जमीन के अंदर से इतना कि वहां जमीन में सब्सिडेंस होने लग गया, जमीन बैठने लग गई है। तो वो स्थिति कहीं भी हो सकती है, पहाड़ों में भी। और पहाड़ ज्यादा नाजुक हैं, हिमालय ज्यादा नाजुक है, तो वहां ये स्थितियां आपको जल्दी देखने को मिल रही हैं। ये लगातार चिंता की स्थिति बनी हुई है। इसके ऊपर सुशील जी बहुत पैनी नज़र से ये पूरी जो खबर है इसको देख रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लिखते भी रहते हैं। सौरभ के पास वापस चलते हैं। सौरभ, अभी जो स्थिति जो बनी हुई है वहां पर मौसम खराब होने की जो आशंका है वो सबसे बड़ा एक डर भी समझ लीजिए लोगों के बीच में भी होगा, जो टीम यहां पर काम कर रही है उनके बीच में भी होगा। क्या हालात हैं? देखिए जरा हमारी तस्वीर दिखाएंगे। देखिए बादल आ गया है, यहाँ पर आपको बादल नजर आएंगे, आपको पहाड़ों पर आपको बादल नजर आएंगे और वहां सुबह बर्फबारी हुई है और ये बादल जो है धीरे धीरे जोशीमठ के ऊपर भी आ जाएंगे। तो हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और जो फोरकास्ट है वो ये फोरकास्ट है कि कभी भी बारिश हो सकती है और बर्फबारी हो सकती है। आप देखिए सामने हमारे कैमरा पर्सन पवन आपको जूम करके दिखाएंगे किस तरीके से जो डिसमेंटलिंग का काम अंदर शुरू हो गया है। जो ग्रिल तोड़े जाने लगे हैं, ऊपर जो सबसे ऊपर आपको माला नजर आ रहा होगा, सबसे पहले उस माले को तोड़ा जाएगा। कटर्स अंदर पहुंच गए हैं, जो भारी सामान है दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। तो जो जनरेटर था उनको क्रेन्स के जरिए हुक करके उनको हटा लिया गया है। आसपास के पूरे इलाके को खाली कर लिया गया है। जो टायर्स हैं वो आसपास डाल दिए गए हैं ताकि जो अगर बड़ा पड़े तो सड़क ना टूट जाए, क्योंकि और पहले से धंसा हुआ देखिए ऊपर आपको नजर आएंगे। ऊपर हमारे कैमरा पर्सन आपको जूम करके दिखाएंगे। वो देखिए अधिकारी जो है सबसे ऊपर डिसमेंटल करने के लिए वो आपकी टीम पहुंच गई है। हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जूम करके। वो देखिए हमारे सहयोगी नजर आएंगे आपको, वो आपको नजर आएंगे। वो मलारी इनके ऊपर सबसे ऊपरी माले पर जो टीम है एसडीआरएफ की वो पहुंच गई है और डिसमेंटलिंग के काम ये देखिए तस्वीरों में ये एसडीआरएफ की टीम है जो अंदर पहुंच गई है। अब यहाँ से तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। पहले आप बाहरी माले को तोड़ा जाएगा। आप देखिए ग्रिल में जैसे रस्सी बांधी है और रस्सी बांध करके पहले खींचा जाएगा। जो तार हैं बिजली के उनको हटा लिया गया है। बिजली काट दी गई है। आसपास के इलाकों को खाली करा लिया गया क्योंकि लगभग 30 घर हैं जो आसपास के इस पूरे इलाके में हैं और अगर बड़ा डेब्री गिरता है, बड़ा मलबा गिरता है तो उन घरों के क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना है। ये जो पूरा मलारी इन होटल है ये पूरी तरीके से कह लीजिए टिल्ट हो गया है जो माउंट व्यू होटल है उसके ऊपर, जिससे माउंट व्यू होटल की भी नींव कमजोर हो गई है। दोनों में ही जबरदस्त दरारें हैं। उनके जो सामने होटल हैं उनमें भी दरारें आ गई हैं और जैसा कि सुशील जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि दरारें क्यों पड़ रहे हैं, ये भूमि भूधसाव क्यों हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो वजह है जो अभी जो आज मुख्यमंत्री ने भी विशेषज्ञों से मीटिंग की है उसमें वाडिया इंस्टीट्यूट के भी लोग मौजूद थे, एनडीआरएफ की भी एक्सपर्ट टीमें मौजूद थी। उनका यही कहना है कि जो अभी प्राथमिक तौर पर ऐसा लग रहा है, जो प्राथमिक जांच हुई है उनकी जो प्राथमिक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक अंदर से पानी निकल गया है, जिस वजह से धीरे धीरे जो पहाड़ है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा गया है। और ये जो लैंड सब्सिडेंस है, जो भू धसाव है, ये 1 जनवरी के बाद से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। जो हल्की फुल्की दरारें थी वो पहले कई फीट अब तो कई मीटर तक हो गई हैं कई घरों में। जैसे हमने कल दिखाया जो जेपी का रिहायशी कॉलोनी है वहाँ तो 5 से 6 फुट की दरार आ गई हैं। लोगों को तो खाली करा लिया गया है, लेकिन ये पहाड़ी इलाका है और एक भी भवन गिरा तो वो अपने साथ नीचे जो कई भवन हैं उनको भी साथ में ले जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डिसमेंटलिंग का काम शुरू हो गया है। सबसे ऊपरी माले पे मलारी इन होटल के वहाँ पर हम जो एसडीआरएफ की टीम है एनडीआरएफ की टीम के साथ पहुँच गई हैं। सीबीआरआई के विशेषज्ञ
भी मौजूद हैं ताकि जो डिसमेंटलिंग है उसको सही से सुपरवाइज करा जा सके, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहेगा प्रशासन कि कुछ ऐसा हो जिससे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए जिससे जान और माल का नुकसान हो। अभी तक का जान का नुकसान नहीं हुआ है जोशीमठ में, ये बहुत राहत की बात है। आज जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सुबह यहाँ पहुंचे थे तो सबसे पहले वो आज कल से वहाँ लोगों से मिल रहे थे और आज सुबह उन्होंने अपना दिन की शुरुआत नरसिंह मंदिर में जाकर की। लगभग 1 घंटे तक पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि बद्री विशाल 6 महीने यहीं पर विराजमान होते हैं और उन्हीं से ही प्रार्थना करनी होगी। तो वैसे ज़्यादातर लोगों को भगवान से ही उम्मीद है, सरकार से उम्मीदें कम है, क्योंकि लोग अभी संतुष्ट नहीं है जो मुआवजा दिया गया है, जो मुआवजा ऑफर किया गया है। कहा गया है कि 1.5 लाख रुपए आज की तारीख में उनको दे दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन 1.5 लाख क्या पर्याप्त है, आगे कितना दिया जाएगा ये नहीं बताया गया। और इनका कहना है कि जो आगे पैसा दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा वो भी निर्धारित नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल जो सरकार के सामने, जो प्रशासन के सामने फौरी समस्या थी कि ये जो 2 होटल हैं जो कि धंस रहे हैं, गिर सकते हैं कभी भी, उनका डिसमेंटलिंग लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा और ज़्यादा भी लग सकता है। बिल्कुल कोई विस्फोट नहीं होगा, कोई कंपन नहीं होगा जिससे आसपास की इमारतों को भी नुकसान पहुंच जाए। और आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये आपको नजर आएंगे। देखिए यहाँ वीडियोग्राफी भी शुरू की जा रही है और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप देखिए जो अधिकारी, उनका कहना है कि इस होटल को सिर्फ 3 मंजिल तक बनाने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इसको और ऊपर बना दिया गया जिससे जो दबाव है भूमि पर ज्यादा पड़ा। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी है वो भी एक वजह हो सकती है। जाहिर सी बात है कि हर जगह लीगल कंस्ट्रक्शन है, दिल्ली हो, नोएडा हो, बंबई हो, लेकिन जब हिमालय में, जब पहाड़ में, जहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी गीली है, वहाँ पर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए इजाज़त से ज़्यादा तो हानिकारक साबित हो सकता है। तो पर अभी तक कोई विशेषज्ञ ये नहीं बता पाया है कि आखिर जो भूधसाव अचानक से शुरू हो गया 15 से 20 दिन पहले, वो कैसे शुरू हो गया। अब जेपी की जो रिहायशी इमारत है वहाँ से लगातार पानी का एक स्रोत निकल रहा है जो दीवार तोड़ चुका है, लगातार नीचे गिर रहा है, मटमैला पानी है। वो कह रहे हैं कि अंदर ग्लेशियर था, वो पानी निकल रहा है, जिस वजह से पानी निकलने के बाद जो वैक्यूम बना उसमें पहाड़ धंस रहा है, तो वो भी एक वजह बताई जा रही है। यहाँ के लोकल लोग एनटीपीसी को दोषी ठहराते हैं, पर इसके लिए कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। सरकार भी नहीं कह रही है, सरकार भी जो आज हमने पूछा पुष्कर धामी से, वो भी कह रहे हैं कि अभी नहीं पता कि किस वजह से हो रहा है, विशेषज्ञ देख रहे हैं। केंद्र के भी विशेषज्ञ आए हैं, वाडिया के भी हैं, SDRF की भी टीमें हैं, जियोलॉजिकल सर्वे की भी टीम है, प्राइवेट की कुछ एजेंसीज को भी बुलाया गया है, रोपिन किया गया है दिखाने के लिए कि भाई क्या वजह है। इन्होंने अपनी मशीन इंस्टॉल कर दिए हैं वाइब्रेशन को मापने के लिए, जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको नापने के लिए, लेकिन अभी तक कोई इस नतीजे पर नहीं पहुंचा है कि जो फौरी भूधसाव शुरू हुआ है वो किस वजह से शुरू हुआ है। वैसे तो 1974 में ही यहाँ के कमिश्नर ने रिपोर्ट दी थी कि जोशीमठ बहुत भूस्खलन प्रोन है, यहाँ ज़्यादा आधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुआ जो हानिकारक साबित हो सकता है। और यहाँ मौसम थोड़ा और ख़राब होता हुआ, जो कि एक चिंता की बात है यहाँ के प्रशासन के लिए। आप देखिए रस्सी बांधी गई है, रस्सी बांध करके इस जो रेलिंग है उसको शायद खींचा जाएगा या मजबूती दी जा रही है, हमें नहीं पता। जो भी किया जा रहा है वो CBRI के जो विशेषज्ञ हैं उनकी निगरानी में किया जा रहा है। और पूरे का पूरा जो होटल है उसको खाली करा लिया गया था पहले ही, लेकिन जो परिवार के लोग थे, जो राणा सिंह ठाकुर हैं, ठाकुर सिंह राणा है, उनके लोग परिवार के साथ बैठे हुए थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे जो मुआवजा उनको ऑफर किया गया था उसको लेकर के। लेकिन आज दोपहर लगभग 3 बजे के करीब प्रशासन और होटल के दोनों मालिकों के बीच सहमति बन गई और उसके बाद तुरंत ही यहाँ पर जो डिसमेंटलिंग का काम है वो प्रशासन ने शुरू कर दिया। और आपको बताएं कि जो 2 ये होटल हैं ये तो डेंजर जोन में है ही हैं, लेकिन उनके सामने जो 2 होटल हैं, होटल ज्योति और उसके बगल में एक और होटल है, वो दोनों भी डेंजर जोन में हैं। तो अगर दरारें बढ़ी और थोड़ा झुकाव इधर उधर हुआ तो इन दोनों होटलों के बाद लोगों को भी तोड़ा जाएगा। और ये दोनों ही होटल जोशीमठ के शुरुआती इलाके में हैं और ये सीधा रास्ता जो है वो बद्रीनाथ की तरफ जाता है। तो इसको भी, इस रास्ते को भी बंद कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जब तक डिसमेंटलिंग नहीं हो पाएगी ट्रैफिक मोड़ा गया है और 1 हफ्ते का वक्त, जैसे हम लगातार बोल रहे हैं, लगेगा इन दोनों होटलों को तोड़ने में। सौरभ बता रहे थे हमें विस्तार से किस तरीके से पूरी जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है वो की जाएगी और कितना समय इसमें लगेगा। सुशील जी, सबसे बड़ी जो समस्या है, जैसे सौरभ भी बता रहे थे, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, आप भी कह रहे थे कि अब अगर बारिश होती है तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी इस पूरी प्रोसेस के लिए। जो नींव है वो और कमजोर हो जाएगी और ना सिर्फ उन बिल्डिंग्स की जहां पर इस वक्त ये तोड़फोड़ चल रही है, पर आसपास के जो बाकी इमारतें हैं उन पर भी खतरा बन जाएगा। जी, करीब 25% इमारतें जोशीमठ में ऐसी हैं जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनमें दरारें आई हैं,
दरारें आने की वजह यह है कि उनके नीचे की ज़मीन जो है वो बैठ रही है, और अगर और पानी आता है जो अब बादलों से बरसेगा तो वो पानी और बैठाएगा उस ज़मीन को, और ज़्यादा सिंकिंग होगी ज़मीन की। तो बुनियाद से जब ज़मीन का पकड़ ढीली हो जाएगी तो दरारें और बड़ी होंगी ही, मकान गिर भी सकते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अगले कुछ दिन बारिश ना हो, कम हो, इतनी हो कि आप जो बेहद खतरनाक इमारतें हैं उनको पहले ही गिरा सकें, उनको पहले ही आप इतना उसमें निर्माण हटा सकें कि वो किसी के लिए खतरा न बन पाए। लेकिन अब कुदरत के आगे आपकी चल नहीं सकती, और जहां हमारी चलती है वहां हम मनमानी करते हैं, तो उसका नतीजा ये सब दिखता है जो अभी जोशीमठ में दिख रहा है। बिल्कुल, और यही इसको शायद एक वार्निंग साइन की तरह ज़रूर लेना चाहिए, इसको एक अलार्म बेल की तरह ज़रूर लेना चाहिए, ना सिर्फ जोशीमठ में, उत्तराखंड में, बल्कि बाकी जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हैं, चाहे हिमालय पे, हिमाचल प्रदेश के अंदर हों, चाहे और जगह पर भी हों, उनको इससे सबक ज़रूर लेना चाहिए। शिमला भी बहुत खतरनाक है। शिमला में आपने देखा होगा एक पूरी पहाड़ी ढलान है, उस पहाड़ी ढलान पर कितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका है। नैनीताल का आपको मालूम होगा, नैनीताल में जो मैदान है जहां पर हॉकी खेली जाती है, क्रिकेट खेली जाती है, वो लैंडस्लाइड से बना हुआ मैदान है। उसके ठीक ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहां पर करीब आज से 125 साल पहले बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें काफी लोग मारे गए। उस लैंडस्लाइड फिर घर बना दिए गए। तो अब अगर हम इस तरह की लापरवाहियां करेंगे तो फिर किसी ना किसी दिन हमारे लिए वो खतरनाक साबित। और इन लापरवाही से अगर आप सीखेंगे नहीं तो एक बार फिर से वो जानलेवा लापरवाही के तौर पर आपके सामने इसी तरह से खड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरी खबर को हमारे समझाने के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त, खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। चलिए, इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक में हैं और वहां पे हुबली में प्रधानमंत्री का जो रोड शो था उसमें एक भारी सुरक्षा चूक जो है वो सामने आई है। यहां पर बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले में एक शख्स काफी करीब पहुंच गया था, एक बच्चा काफी करीब पहुंच गया था। ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि किस तरीके से इस शख्स को हटाया जा रहा है। ये बैरिकेड तोड़कर बिल्कुल सामने जो गाड़ी है प्रधानमंत्री की वहां तक पहुंच गए थे। उसके बाद वहां पर जो सुरक्षा कर्मी है प्रधानमंत्री के साथ जो चल रहे थे उन्होंने जाकर इसको रोका। और ये तस्वीरें इस वक्त जो आ रही हैं वो आपको बता रही हैं कि किस तरीके से काफी करीब को पहुंच गए थे प्रधानमंत्री। एक रोड शो कर रहे थे और आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री गाड़ी से बाहर बिल्कुल खड़े हुए हैं और एक बच्चा कूदकर प्रधानमंत्री के बिल्कुल पास आने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें सुरक्षा बलों ने रोककर वापस बैरिकेड के वापस पीछे धकेल दिया गया। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी निहाल की तरफ। निहाल, सुरक्षा में बड़ी चूक है, वहां पर जो कर्नाटक पुलिस है उसकी जिम्मेदारी थी इस पूरी रोड को कि कोई भी बैरिकेड तोड़ के ना आ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री के बेहद करीब पहुंच गया था ये बच्चा। बिल्कुल, देखिए ये जो सड़क है काफी संकीर्ण है जैसा कि आप देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री का जो काफिला जब गुजर रहा था, जिस वक्त ये बच्चा फूलों का हार लेकर के, माला लेकर के उनके नजदीक पहुंचा, उस वक्त जहां लोग खड़े थे और ये जो काफिला जा रहा था जिसमें प्रधानमंत्री बैठे थे, उसमें बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी, यानी कि काफी संकीर्ण रास्ता था। और यहाँ पे बिल्कुल साफ लगता है कि जिस तरह से के सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और इसी वजह से वो बच्चा इतने नजदीक प्रधानमंत्री के पहुंच गया। वहां पर एसपीजी के जो उनके गार्ड थे उन्होंने फौरन उस बच्चे को न्यूट्रलाइज किया और फिर उसको बाहर वापस भेज दिया उस बच्चे को। बाद में स्थानीय पुलिसकर्मी हमें साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि पीछे से दौड़ता हुआ आता है, फिर उस बच्चे के पास जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर इस तरह से कोई बच्चा प्रधानमंत्री के काफिले के इतने नजदीक आ जाता है तो ये बिल्कुल चिंता की बात है, क्योंकि देखिए एसपीजी का जो एक दल होता है वो काफी पहले से इन सभी इलाकों को सैनिटाइज कर देता है। जितने लोग एसपीजी के आपको प्रधानमंत्री के काफिले के साथ देख रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग आसपास इलाकों में होते हैं, जिससे कि जो दूसरा और तीसरा और चौथा लेयर जो सुरक्षा का है उसमें किसी तरह की कोई खामी न रह जाए। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि यहाँ चुनाव होने हैं और प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा नहीं है। अभी एक हफ्ते के बाद फिर प्रधानमंत्री को दोबारा कर्नाटक में आना है, इसी उत्तर कर्नाटक में आना
पाना, और जिस तरह से काफिले के इतने नजदीक ये छोटा बच्चा पहुंच गया, निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। पुलिस का यह कहना है कि वो जांच कर रहे हैं कि कहां पर चूक हुई और क्यों प्रधानमंत्री के इतने नजदीक एक बच्चा दौड़ करके सुरक्षा घेरों को तोड़ करके पहुंच गया। तो ये सब जांच का विषय है, इस पे सफाई आएगी थोड़ी देर में, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। बिल्कुल। और आपको याद होगा किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राजनीति भी खूब होती रही है। हमने देखा था कि पंजाब में जब प्रधानमंत्री गए थे वहां पर उन्हें रुकना पड़ गया था, उसके बाद बहुत राजनीतिक बवाल हुआ था उसके ऊपर। अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में है और इस तरह की सुरक्षा चूक सामने आई है, उसको लेकर गंभीर चिंता भी जताई जा रही है, जांच भी हो रही है और साथ ही साथ इस पर राजनीतिक बवाल भी बिल्कुल शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्नाटक के हुबली में है, वहां पर उनकी सुरक्षा में भारी चूक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रोड शो कर रहे थे जिस वक्त एक व्यक्ति सीधा उनके सुरक्षा घेरे को तोड़ता हुआ उनके एक बेहद करीब पहुंच गया। बिल्कुल एन मौके पर जो साथ में एसपीजी के लोग थे वो उसको हटाकर वहां से ले गए। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री को फूलमाला चढ़ाना चाहता था, फूलमाला देना चाहता था और आप देखिए कितने करीब प्रधानमंत्री के पहुंच गया था। बैरिकेड के ऊपर से कूदकर पुलिस के सामने ये दौड़ता हुआ प्रधानमंत्री के बिल्कुल पास पहुंचा, इतनी करीब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिल्कुल हाथ उस हार तक पहुंच गया था और तभी एसपीजी के जो लोग हैं उन्होंने इसको पकड़ के पीछे किया। एक भारी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये चूक कर्नाटक से इस वक्त नजर आ रही है। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं। फिर से आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आई है। कर्नाटक के हुबली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा था। इस दौरान माला लेकर प्रधानमंत्री के बेहद करीब एक लड़का पहुंच गया। प्रधानमंत्री को माला पहनाने की उसने कोशिश की। आप ये देख सकते हैं इस वीडियो में कि कितना पास वो पहुंच गया था कि प्रधानमंत्री खुद उस माला को छू पा रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा और दूर ले गए। अब इस लड़के को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है, लेकिन बड़ी चूक है किस तरीके से बैरिकेड तोड़कर यह लड़का प्रधानमंत्री के इतना आसपास पहुंच पाया। इसको लेकर इस वक्त पुलिस की जांच शुरू हो गई है, पर बड़ी चूक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस वक्त कर्नाटक से यह खबर सामने आ रही है।